बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम मौर्योत्तरकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इस काल में जो है व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन देने वाले कई कारक थे। एक तो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नए वर्गों का उदय हुआ। एक जो है रोम तथा चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। इसके अलावा जो रोम के साथ व्यापारिक संबंधों के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के साथ जुड़ा होना, इसके कारण भी जो है व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। इस काल में जो है कलाओं तथा शिल्पों का विलक्षण विकास हुआ और मौर्योत्तर काल के जो महायान बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद दर्शन में जो है विचित्र प्रकार के व्यवसायों की चर्चा है, जिनमें 60 विभिन्न प्रकार के शिल्पों से जुड़े थे। मिलिंद प्रसन्न में जो उल्लेखित व्यवसायों में से 8 तो जो है विभिन्न प्रकार के धातु उद्योग से संबंधित थे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा, पीतल, लोहा इत्यादि। इस काल में जो है उद्योगों के भारी विकास ने उनमें विशिष्टीकरण को भी प्रोत्साहन दिया। मिलिंद प्रश्न में जो है बताए गए धातु उद्योग से विकसित खनन उद्योग का साक्ष्य मिलता है। इस काल का जो मुख्य व्यवसाय था वो कपड़े की बुनाई, रेशम बुनने तथा जो है अस्त्रों का निर्माण और विलासिता की वस्तुओं का निर्माण था। इस समय जो है सिक्के की ढलाई भी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था और यह काल जो है सोने, चांदी, तांबे, कांसा और सीसा और पोटीन के तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। शिल्पी लोग जो है नकली रोमन सिक्के भी बना लेते थे। व्यापारिक प्रगति ने जो है उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था को भी भली भांति संगठित करने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी। विभिन्न शिल्पकारों ने एकत्रित होकर शिल्पी श्रेणियों का संगठन किया। व्यापारियों ने भी अपनी श्रेणियों का संगठन किया। श्रेणी जो है एक सामान्य शब्द था जिसमें जो है सभी प्रकार के गिल्ड आते थे। और जो श्रेणी सदस्यों के जो व्यवहार को एक श्रेणी न्यायाधिकरण के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। और व्यापारियों के संघ के लिए एक पृथक संघ जो है निगम आता है। इसके अलावा एक शब्द है श्रेष्ठी, जिसका बार बार जिक्र मिलता है। तो ये जो है वित्त से संबंधित होते थे और वित्तीय व्यवस्था श्रेष्ठी के हाथों में होती थी। ये संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा एक शब्द और मिलता है सार्थ। तो सार्थ नामक जो व्यापारी है वो व्यापारी गिल्ड पारगमन व्यापार से जुड़ा था और एक प्रमुख के अधीन होता था, जिसे सार्थवाह कहते थे। मौर्योत्तर काल के जो अधिकांश शिल्पी थे वो शूद्र जाति से संबंधित थे। मुद्रा प्रणाली की अगर हम बात करें तो इस काल के जो आर्थिक विकास की सबसे बड़ी विशेषता थी
कि सामान्य विनिमय के रूप में सिक्कों का प्रचलन। और आरंभिक सिक्कों का जो वजन है वो मनु संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार होता था। इनकी इकाई रत्ती अथवा जो है गुंजा थी, जो लगभग 1.83 ग्रेन अथवा 1.18 ग्राम वजन की होती थी। यद्यपि 80 रत्ती के प्रामाणिक सोने के सिक्के तो प्राप्त नहीं हुए, तथापि जो है 32 रत्ती के चांदी पूर्ण तथा धरण तथा इसी वजन के जो है तांबे के करशापण सारे भारत में पाए गए हैं। कुषाण शासकों ने जो है चांदी का एक भी सिक्का नहीं चलाया, जबकि सबसे अधिक तांबे के सिक्के जो है इन्हीं के द्वारा जारी किए गए। रोम के संपर्क के जो परिणाम स्वरूप कुषाणों ने दिनार सदृश स्वर्ण मुद्राएं चलाई, जो गुप्तों के शासनकाल तक खूब प्रचलित हुई। तो सोने के सिक्के में जो है इस निष्क, सुवर्ण और पल ये प्रचलन में थे, और चांदी के सिक्के जो है इस काल में शतमान, पूर्ण या धर्ण कहलाते थे। तांबे व रांगे के सिक्के जो है काकड़ी कहलाते थे। और जो करशापण है वो सोने, चांदी, तांबे और शीशा चारों धातु के होते थे। कुषाणों ने जो है 35 से अधिक देवताओं का अंकन जो है अपने सिक्कों पर किया है। विम कडफिसस ने ही जो है कुषाण शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया। और इनके जो ताम्र सिक्के का वजन 270 ग्रेन का था। इस सिक्के पर वह जो है वेदी पर आहुति देते दिखाया जा रहा है। उसके बाईं ओर त्रिशूल की आकृति तथा शिव की आकृति है। कनिष्क के सिक्कों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की तुलना में विष के सिक्कों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की संख्या अधिक है। सातवाहन शासक भी कई प्रकार के सिक्के चलाते थे। सातवाहन के करशापण सिक्के सोने, चांदी, तांबा, सीसा चारों धातु के प्राप्त होते हैं। सातवाहनों ने जो है शीशे के सिक्के भी चलाए। इसके अलावा जो मालव, योधे, अर्जुनायन, औदुंबर, कुनिंद आदि जो स्वायत्त जातियों ने चांदी तथा तांबे के सिक्के चलाए। प्रारंभिक जो धर्मसूत्र है उनमें ब्याज की चर्चा भी मिलती है। और सामान्यतः जो प्रचलित दर थी वो 1/, जो है लगभग जो है आप कह सकते हैं कि 15% वार्षिक थी, 1.25% जो है मासिक। किंतु अलग अलग सूत्रकारों ने अलग अलग दरें भी बताई है। गौतम जो है इसकी दर 2% मासिक मानता है, तो मनु ने जो है विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग दरें बताई हैं। जैसे ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 3%, वैश्य 4%, शूद्र 4% मासिक। व्यापारिक मार्गों की बात करें तो हम उद्योग धंधों के विकास ने जो है आंतरिक और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार के विकास में कुषाणों द्वारा मध्य एशिया से गंगा घाटी तक, शकों द्वारा जो है पश्चिमी भारत में, और सातवाहनों द्वारा दक्खन में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने में सहायता मिली। अधिकांश व्यापारिक मार्गों का विकास जो है मौर्य काल में हो ही चुका था। आंतरिक व्यापार में 2 मार्ग प्रचलित थे। पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण जाता था तथा तक्षशिला को जो है निम्न सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहां से भड़ोच चला जाता था। दूसरा जो पथ है वो उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, और यह जो है तक्षशिला से होकर आधुनिक पंजाब होते हुए यमुना के तट पर पहुंचता था
और यमुना का जो है अनुसरण करते हुए मथुरा पहुंचता था और फिर मथुरा से जो है मालवा में उज्जैन मार्ग के एक और मार्ग से मिलता था और फिर वह उज्जैन से भड़ोल चला जाता था। दक्षिणापथ जो है वो कई भागों में विभाजित था। इसके अलावा जो तक्षशिला है वो एक स्थल मार्ग से काबुल से जुड़ा हुआ था और यहाँ से विभिन्न दिशाओं को मार्ग जाते थे। उत्तरवर्ती मार्ग बैक्ट्रिया से होकर जो है कैस्पियन सागर होता हुआ कृष्ण सागर को जाता था। ईसा की जो पहली सदी में हिप्पोलस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसून हवा की खोज की। अरबवासी इसे पहले से ही जानते थे परंतु अपने व्यापारिक फायदे के लिए गुप्त रखते थे। मानसून की खोज के परिणाम स्वरूप भूमि मार्ग की तुलना में समुद्री मार्ग से अधिक व्यापार होने लगा। मुख्य व्यापारिक स्थल एवं बंदरगाह में जो है सोपारा या सुरपारा कल्याण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पेरिप्लस जो है पश्चिमी तट पर बेरीगाजा मतलब भड़ोच नामक बंदरगाह की भी चर्चा करता है और यह बंदरगाह इस काल में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ से पश्चिमी एशिया को जो है मसाले के अतिरिक्त हीरा, नीलम, जटामासी, रत्न आदि का निर्यात होता था। मालाबार तट पर एक मुजरिश नामक बंदरगाह था और तमिल तट पर जो है पुहार अथवा जो है जिसको कावेरीपट्टनम नामक बंदरगाह था। पेरिप्लस के अनुसार ही सिंधु नदी तट पर एक बारबरिकम नामक एक व्यापारिक प्रतिष्ठान था। व्यापारिक वस्तुओं में जो है भारत तथा रोम के मध्य जो है बहुत अधिक मात्रा में व्यापार होता था लेकिन इसमें जो है रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल नहीं होती थी। रोमन क्षेत्र में भारतीय वस्तु विशेषकर जो है मसाले की व्यापक मांग थी और काली मिर्च को जो है इसी कारण यवन प्रिय कहा जाता था। रोमन लोग मसालों के अतिरिक्त लोहे की वस्तुएं और खासकर जो है बर्तन, मलमल, मोती, कीमती पत्थर, हाथी दांत और पाकशाला की वस्तुएं तथा पशु एवं पक्षी का आयात करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुएं भी रोम को भेजी जाती थी जो चीन तथा मध्य एशिया से आयातित होती थी, जैसे चीन से कच्चा रेशम। रेशमी वस्त्रों का आयात कर जो है भड़ोत से पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता था। भारत को जो है रोम से आयातित वस्तुओं में शराब, इसके अलावा शराब के 2 हत्थे कलश, मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त गुलाम, लाल मूंगा, शीशे के बर्तन तथा सोने के सिक्के शामिल थे। सबसे अधिक रोम से भारत को सोने का जो है बुलियन प्राप्त होता था। इंडो रोमन व्यापार में जो है व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। राजस्व में जो है राजस्व को जो है कौटिल्य ने राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है और इसके अंतर्गत उसने जो है सीता, भाग, बलि, कर, पिंड कर, सेना, भक्त और उत्संग का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न करों का उल्लेख जो है इस काल में मिलता है।